हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एडियल क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यानी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि हमने जो है आपकी फिजिक्स से अभी तक 3 क्लासें जो है करवा दी हैं और इसके पहले 7-8 क्लासें बेसिक में करवा दी हैं। और यदि आपने अभी तक उन 7-8 क्लासों को बेसिक से और 3 क्लासें इन लेसन्स के नहीं तैयार किए हैं और यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको एक प्लेलिस्ट फिजिक्स क्लास 12th के नाम की मिलेगी। वहां से आप अपनी फिजिक्स का बेसिक और ये तीनों क्लासें जो है अटेंड कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगे कि हमें इन नोट्स को नोट कर लेना चाहिए तो अपना नोट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यानी कि कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आखिरकार अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी पीछे जो है क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे कि आखिर कूलाम का नियम क्या होता है और फिर क्या पढ़े कि इसको कैसे निकालते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें हम जो है पीछे की क्लासों में अटेंड कर चुके हैं। तो देखिए, अभी हम क्या देख लेते हैं, क्या समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आखिरकार ये होता क्या है। तो देखिए, पहले हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और फिर डायग्राम से जो है इस कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझते हैं। तो देखिए, आप डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनाएंगे कि देखिए क्या कैसे बनाएंगे। हम आप स्लाइड चेंज करते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि ये चित्र जो किस तरह से बनाया गया है। तो देखिए, हम सबसे पहले जब भी कोई डायग्राम बनाएंगे तो क्या मान के बनाएंगे कि हमारा क्या है, एक ओरिजिन पॉइंट है यानी मूल बिंदु है और उस पर क्या 2 एक्सेस हैं यानी कि क्या है 2 एक्सेस हैं। एक्सेस का मतलब होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स अक्ष ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वाई अक्ष ले लेते हैं। इनका नाम दे देते हैं कि ये क्या है, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, ये वाई अक्ष है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, ये आपका वाई अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु, जिसको किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। यहाँ पे ओ है। और देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 आवेश रखे हुए हैं। क्या आवेश रखे हैं, Q1 और क्या है, Q2। 2 आवेश यहाँ पे हैं। क्या है, 2 आवेश हैं। एक का नाम क्या है, Q1 है और एक का नाम क्या है, Q2 है। हम थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं ताकि आगे का डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पे 2 आवेश हो गए और एक कैसे आवेश हैं, 2 ये बिंदु आवेश हैं। जैसे कि हमने कूलाम के नियम में 2 आवेश रखे थे, उसी तरह के ये आवेश हैं जो किसके समीप रखे हुए हैं, मूल बिंदु से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि वो आखिरकार कितनी दूरी पर हैं, क्या कैसे रखे हुए हैं। तो हम इनकी जब भी दूरी लेंगे तो कहाँ से लेंगे, मूल बिंदु से लेंगे। तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ये ऐसे लग गए ये दोनों। अब देखिए, अगर हम देखें तो इनके जो बीच की दूरी है, कहाँ से, मूल बिंदु से जो बीच की दूरी है, इसकी क्या है, इसकी हम मान लेते हैं कि R1 वेक्टर है और इसकी क्या मान लेते हैं, R2 वेक्टर है। ध्यान से समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि ये आवेश कौन सा है, Q2 है। तो इसलिए दूरी क्या हो गई, R2 हो गई। और ये दूरी और ये आवेश क्या है, Q1 है। तो इसलिए दूरी इसकी क्या मान ली हमने, R1 वेक्टर मान ली। अभी इसकी जो हिंदी हम लिखेंगे भी, अभी हम आपको स्लाइड में ले चलेंगे और ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे हम समझेंगे इनको। तो देखिए, ये हो गया क्या है कि 2 आवेश रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या नाम है उनका, Q1 Q2 नाम है। और Q1 की दूरी क्या है, मूल बिंदु से R1 वेक्टर है और आवेश Q2 की दूरी क्या है, R2 वेक्टर है। अब देखिए, इन दोनों पे जो हम क्या देख लेते हैं, इनके बीच बल देख लेते हैं कि आखिरकार बल किस तरह से लगेगा। तो एक रेखा ये हो गई, ये बल की दिशा है यानी कि विस्थापन सदिश बोला जाता है इसको। अब देखिए ध्यान से, यदि आपसे कोई पूछ बैठे या आपको निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे कि एक बल इस तरफ लगेगा और एक बल इस तरफ लगेगा, एक बल इस तरफ लगेगा। तो अब देखिए, यदि आप Q1 के कारण Q2 पर बल देखना चाहें तो किस तरफ बल लगेगा और क्या होगा उसका बल। तो देखिए, Q1 के कारण कहाँ है बल, Q2 पर बल है। ध्यान से समझिए। तो ये बल होगा F21, मतलब क्या,
F21 वेक्टर। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये कि किस पर बल लग रहा है, Q2 पर बल लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है। यानी कि Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल क्या हुआ, F21 वेक्टर हुआ। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये दोनों आवेश क्या है, सजाती हैं यानी समान है। तो दोनों पर बल किस तरफ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसलिए इसका बल किस तरफ हुआ, इस दिशा में हुआ, इस तरफ हुआ। और इसी तरह आपको क्या देखना है, हमें देखना है Q2 के कारण Q1 पर बल। तो इस पर क्या था, Q2 पर Q1 के कारण इस पे बल लगा था हमारा क्या, F21 वेक्टर। तो इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा F12 वेक्टर। कैसे, क्योंकि 1 पर लग रहा है बल, 1 पर किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है। उसमें क्या था कि 2 पर लग रहा था किसके कारण, 1 के कारण। ये तो हो गया आपका डायग्राम। तो इनकी क्या है, इनकी हम वो देख लेते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होगी, तो इनका जो स्थिति सदिश है वो है R21 वेक्टर। R21 वेक्टर यानी R21 का वेक्टर समझ लीजिए ध्यान से कि आवेश क्या है दोनों, एक बार Q1 गया किसके पास, Q2 पर बल लगाने। तो इसका स्थिति सदिश कुछ इस तरह से होगा। किस तरह से, इस तरह से होगा। ये जो तीर आपको बन रहा है ये बता रहा है किसको, कि F21 वेक्टर। यानी कि क्या, ये वाला आवेश किसके पास गया है बल लगाने, ये वाला आवेश गया है किसके पास, Q2 के पास। कितना बल लगाया है इसने, F21 वेक्टर बल लगाया है। तो स्थिति सदिश इसका क्या हुआ, स्थिति सदिश इसका बन जाएगा यहाँ पे R21 वेक्टर। तो यहाँ पे आप स्थिति सदिश क्या बनेगा, R21 वेक्टर बन जाएगा, R21 वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह यदि आप इस Q2 को देखें तो Q2 ने कितना बल लगाया, Q2 ने Q1 पर बल लगाया है F12 वेक्टर। तो यहाँ पे स्थिति सदिश का कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि ये Q2 जो है किस तरफ जा रहा है, Q1 की तरफ जा रहा है। तो इसका सदिश वेक्टर किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ। बात समझ में आ रही ना। तो ये क्या हुआ, इसका सदिश वेक्टर। अब देखिए जो बल क्या है, F12 है ना, F12 है, तो इसका सदिश वेक्टर क्या होगा, R12 वेक्टर होगा। इस तरह से ये डायग्राम आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और जैसा जैसा हमने इसके साथ किया है, जैसे हमने चित्र बनाया है, यही चित्र हमने वहाँ जो है आपको स्लाइड में दिखाया था। और इस तरह आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बना लेना है। और इसी तरह हमें क्या करना है, हमें एक बार Q1 के कारण Q2 पर बल देखना है और एक बार Q2 के कारण Q1 पर बल देखना है। अब इसी से दोनों को हमें क्या कर देना है, सदिश रूप में कूलाम के बल को लिख देना है कि कूलाम का नियम सदिश वेक्टर सदिश रूप में किस तरह लिखा जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक कीजिएगा, दोबारा से समझ लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब जितना हमने इस डायग्राम को बनाने में किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा नीचे क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं, राम कथा बोलते हैं इनकी। तो थोड़ी सी हम इनकी राम कथा समझ लेते हैं, फिर इसके आगे जो है कैलकुलेशन समझते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको वहाँ क्या बताया, वहाँ हमने बताया कि 2 आवेश हैं, Q1 Q2 है। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी है, हमें क्या लिखी है देखिए कि देखिए माना Q1 और Q2 एक ही चिन्ह, यानी कि या तो धन धन के ले लीजिए वहां पे, या तो फिर ऋण ऋण के ले लीजिए। तो यहाँ क्या है कि 2 आवेश है, क्या है, Q1 Q2 है, जो कैसे हैं, एक ही चिन्ह वाले हैं। यानी Q1 Q2 क्या है, 0 से बड़े हैं। यानी कि बड़े का मतलब ये हुआ कि हम क्या ले रहे हैं, धन का ले रहे हैं, धन के ले रहे हैं। दोनों के 2 बिंदु आवेश हैं, क्या है ये दोनों, ये Q1 और Q2 क्या है, दोनों ये दोनों क्या है, यहाँ पे जो ये जो लिखे हुए हैं अभी हमने आपको वहां पे समझाया ना ब्लैक वाली स्लाइड में। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बिंदु आवेश हैं। अभी हमने आपको पीछे भी बताया कि यहाँ पे क्या लिए गए, 2 बिंदु आवेश लिए गए, जो कि कूलाम के नियम में भी लिए जाते थे। और ये वाला बल क्या है, ये वाला बल आपका क्या है, Q2 के कारण लगा हुआ बल है। किस पर, Q2 के कारण Q1 पर बल है। और ये वाला बल क्या है, ये वाला बल है Q1 के कारण Q2 पर बल। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई। आगे देखिए कि Q1 व Q2 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन R12 तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति विस्थापन R21। ये अभी हमने आपको बताया कि आखिरकार इनका जो विस्थापन सदिश है, ये वाला, ये जो चीज यहाँ पे बनी हुई है, ये किस तरह से बनी है, ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं, जो हमने अभी आपको ब्लैक स्लाइड में समझाया। तो ये वही लिखा है यहाँ पे, ये हुआ। इसके बाद सदिशों R12 तथा R21 परिणामों का संकेतन क्रमशः R12 तथा R21 द्वारा होता है। यानी आप यदि इसको क्या करना चाहें,
इसको दर्शाना चाहें, संकेत देना चाहें, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको जो है R12 या फिर R21 लिख सकते हैं। आगे दिखा है कि R12 या फिर R21 दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। बराबर का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बराबर क्यों है, क्योंकि जितना ये वाला आवेश इस तरफ जाएगा और बल जितना लगाएगा इस तरफ, उतना ही ये वाला आवेश भी इस तरफ जाएगा और उतना ही बल लगाएगा। इसलिए ये वाली जो सदिश है, ये वाला जो स्थिति विस्थापन है, क्या है, दोनों ये आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए ये क्या हुई, R21 किसके बराबर हुआ, R12 के बराबर हुआ। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है, ये जो लाइन लिखी है। आगे लिखा कि किसी सदिश की दिशा का उल्लेख उस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश द्वारा किया जाता है। अब सदिश का बात समझ लीजिए, क्योंकि आप पढ़े हैं 11वीं में कि बल कैसा होता है। बल हमारा सदिश राशि है, वो चाहे जिस दिशा में जाए, लेकिन कैसा होता है, वो हमारा क्या होता है, सदिश होता है। तो इसलिए वहां पे क्या लिखा गया कि एकांक सदिश द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि बल कैसा है, बल हमारा जो है एकांक सदिश है, यानी कि क्या है, एक वेक्टर फॉर्म होता है। इसलिए इनमें क्या लगाया गया है, वेक्टर लगाया गया है। ये तो हो गई आपकी बात ये वाली कि आखिरकार डायग्राम क्या था, डायग्राम कैसे बना, और ये इसके जो है ये हिंदी हो गई। और हमने आपको डायग्राम बनाने का भी तरीका बताया, और इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे जो है हम इनका जो है कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि आखिरकार इनका कैलकुलेशन आप करके कैसे उस सूत्र को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इस डायग्राम के बाद वहाँ पे हमने आपको क्या बताया, हिंदी बताई ना वहाँ, तो आपको पहले डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद ये हिंदी लिखनी है इसकी, फिर इसके बाद इसका जो कैलकुलेशन करना है। तो अब कैलकुलेशन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे और फिर इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं कि Q2 के कारण Q1 पर कितना बल आरोपित होगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि इस प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित बल। आप समझिए ध्यान से, अभी हमने आपको चित्र में बताया है, समझाया है कि आखिरकार Q2 आवेश के कारण Q1 पर कितना बल लगेगा। तो देखिए Q2 के कारण हमें देखना है ना, ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको। ये देखिए यहाँ पे मेरा पॉइंटर देखिए आप कि ये जो बिंदु है Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लगा है, F12 वेक्टर बल लगा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर लिखेंगे। आवेश क्या है हमारे, आवेश है हमारे Q1 Q2, और दूरी क्या हुई इनके बीच की, दूरी हो गई हमारी किसकी तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं Q2 से Q1 की तरफ। तो इसका स्थिति सदिश क्या है, ये वाला है, यानी क्या है, R12 वेक्टर है कि नहीं है। इतनी बात समझ में है कि नहीं आई आपको। कूलम का नियम क्या पढ़े हम, कूलम का नियम में पढ़े कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और इसका कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट क्या था इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे लगा देते हैं क्या, R12 कैप। ये क्यों लगा दिया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, इसका स्थिति सदिश है। तो पहले बल के लिए क्या हो गया, पहले बल के लिए ये हो गया कि इसका जो सूत्र है, यानी कि जो Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R12 कैप। ये हुआ। इसी प्रकार हमें क्या देखना है, Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल देखना है। सेम इसी तरह जैसा आपने उसके लिए किया उसी तरह इसमें देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आया है, उस बार हमने किसके लिए देखा, उस बार हमने जो दूसरे आवेश के कारण पहले पर बल देखा, तो ये क्या बना, वो F12 बना। तो अब हमें क्या देखना है, आवेश एक के कारण यानी आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल देखना है। तो बल क्या होगा, F21 वेक्टर होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसी प्रकार आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल क्या होगा बेटा जी, समझिए ध्यान से। हमें मात्र करना क्या है, इस
1 2 को चेंज करके क्या कर देना है, 2 1 कर देना है। क्यों? क्योंकि अब हम Q1 से कहाँ जा रहे हैं, Q1 से जा रहे हैं Q2 पे बल कितना काम कर रहा है, F21 वेक्टर काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका सूत्र बनेगा F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, हमने एक बार Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल देख लिया, सदिश रूप देख लिया। एक बार क्या किए, एक बार Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल देख लिए। और यही क्या है, सदिश रूप है किसका, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। और इसी तरह आप क्या लिखेंगे, इसी तरह आपको ये करना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म बढ़िया समझ में आया होगा। और यदि नहीं आया तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा से समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म किसका, कूलाम के नियम का। तो स्टूडेंट अब हम जो है कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व समझ लेते हैं कि आखिरकार कूलाम के नियम के सदिश रूप का क्या महत्व है, क्या इससे हमें मिलने वाला है। यानी कि क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। तो देखिए इसके जो कुछ ऐसे महत्व हैं, कैसे कि इससे निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं मिलती हैं। किससे, इस सदिश स्वरूप से हमें क्या मिलती है, अतिरिक्त सूचनाएं मिलती हैं। अब देखिए वो कैसी कैसी सूचनाएं हैं। पहली सूचना ये मिलती है हमें कि दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत हैं। यानी कैसे होंगे, या तो दोनों बराबर होंगे या तो दोनों विपरीत होंगे। अब बराबर कब होंगे, जब आवेश आपके बराबर होंगे तो बल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यदि आप आवेश विपरीत लेंगे तो उस पर बल कैसे होंगे, बल भी कैसे होंगे, विपरीत होंगे। यदि आवेश विपरीत होंगे तो बल भी उन पे क्या होंगे, विपरीत होंगे। और यदि आप आवेश एक जैसे लिए हैं तो बल भी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है वो उससे क्या होता है, तो बता देना है आपको कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। पालन क्यों करता है, क्योंकि बल क्या होता है, बल एक वेक्टर फॉर्म है और ये बल की दिशा को मानता है। इसलिए क्या है, ये जो नियम है कूलाम का, ये क्या करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हमें क्या बताता है, तो आप क्या ध्यान रखना कि जब दोनों आवेश एक जैसे होंगे तो उनके बीच लगने वाला बल बराबर होगा, और यदि विपरीत होंगे तो बल क्या होगा, उनसे विपरीत हो गई है। अब देखिए दूसरी सूचना हमें ये मिलती है कि दोनों आवेशों सॉरी बेटा जी, यहाँ पे आपको व के पहले Q1 और व के बाद Q2 लिखना है। ये बात अपना जो है फेयर में लिखते समय क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो देखिए दोनों आवेशों Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल, और यहाँ पे क्या है F12 व F21 क्या है, परस्पर विपरीत है। विपरीत क्यों है, अगर आप क्या ले लेंगे, आप यदि क्या ले लेंगे, आवेश विपरीत ले लेंगे तो बल भी क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अर्थात स्थिर विद्युत बल क्या होगा, केंद्रीय बल होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि जब दोनों आवेश एक जगह बैठे होते हैं और विपरीत होते हैं तो उनके बस बीच बल कैसा होता है, तो उनके बीच विद्युत बल केंद्रीय बल होता है। तो ये क्या था, ये था कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। और ये दो ही महत्व हैं, ये आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। और अब हम देख लेते हैं कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। आखिरकार कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ की आखिरकार जो कूलाम का नियम आया उसकी क्या सीमा रही, यानी क्या लिमिट रही उसकी। तो इसकी देखिए पहली लिमिट ये है, पहला सीमा ये है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि भैया कूलाम का नियम किनके बीच लगता है, तो आप क्या बताएंगे कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। मतलब ये जो नियम बना है किसके लिए बना है, मात्र दो आवेशों के बीच के बल को बताने के लिए बना है। और ये क्या, गतिशील आवेशों पे एक भी काम नहीं करेगा। पहली सीमा इसकी ये है। दूसरी सीमा देखिए कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। मतलब क्या, ये और किसी आवेशों पर काम नहीं करेगा, मात्र किन पे काम करेगा,
बिंदु आवेशों पे काम करेगा। और बिंदु आवेश क्या होते हैं ये बात हमने आपको पीछे की क्लास में बताई है, उसकी डिफिनेशन लिखवाई है आपको। और देखिए तीसरी लिमिटेशन यानी तीसरी लिमिट क्या है इसकी, तीसरी लिमिट यह है कि यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। अगर आपको कोई 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर दो आवेश रख दिया जाए और फिर यदि आपको क्या ज्ञात करना, उनके बीच बल ज्ञात करना हो, तो आप कूलाम का नियम नहीं लगा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि कूलाम का नियम कितनी दूरियों के बीच बल बताएगा, तो 10⁻⁻15 से अधिक दूरियों के लिए लगाया जाएगा। यानी कि जो नियम है कूलाम का, ये कितनी दूरी पे के आवेशों के लिए लगेगा, ये लगेगा जब 10⁻⁻15 मीटर से दूरी पर दो आवेश रखे होंगे। और कैसे आवेश होंगे, वो बिंदु आवेश होंगे, तभी ये नियम क्या लगेगा, काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो आप ये तीनों सीमाएं क्या रखिए, याद रखिए। तो स्टूडेंट अब हम आगे जो है बहुलक आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत समझ लेते हैं कि आखिरकार अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, बलों में कैसे लगता है इस पे, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम इसको देख लेते हैं कि आखिरकार बहुलक आवेशों के बीच, बहुलक का मतलब ये होता है अनेक आवेशों के बीच बल कैसे कार्य करेगा। अभी तक हमने जो है कूलाम के नियम से क्या देखा कि जब दो आवेश होंगे तो दो आवेशों के बीच हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे उनके बीच बल। कैसा बल, या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल। उसी तरह से हमें जब दो से अधिक आवेश दे दिए जाएंगे, यानी बहुल आवेश दे दिए जाएंगे, तो उनके बीच हम बल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कौन सा नियम आता है, उसके लिए आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। जिस तरह से दो आवेशों के बीच बल की गणना करने के लिए हम किसको पकड़ के लाते हैं, हम पकड़ के लाते हैं कूलाम चर्चक को। उसी तरह से अब जब हमें दो से अधिक आवेश दे दिए जाएंगे, तो उनके बीच जब हम बल की गणना करेंगे तो क्या लगाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत याद करेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं और फिर इसका हम डेरिवेशन करेंगे आगे। देखिए इसका यदि नियम की बात करें तो ये क्या है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं, मानिए कोई एक ऐसा निकाय बना हुआ है जिसमें क्या है, अनेक खूब सारे आवेश लगे हुए हैं। यही है ना कि जब दो से अधिक आवेश आ जाए, बहुल आवेशों का मतलब यही है कि दो से अधिक आवेश, उनके बीच क्या आता है, अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। तो परिभाषा क्या बन रही है इसकी परिभाषा बन रही है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। यानी जितने भी आपके आवेश आएंगे, उन सभी आवेशों में से किसी एक आवेश पर उन सभी आवेशों का परिणामी बल जो ज्ञात करते हैं उस आवेश पर, उसे क्या कहते हैं, उन सभी बलों के वेक्टर योग के, यानी सदिश योग के बराबर होता है। कूलाम का नियम जैसे था कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे हम क्या कहते थे, कूलाम का नियम कहते थे। उसी तरह अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि जब आपका के निकाय में दो से अधिक आवेश होंगे, यानी अत्यधिक आवेश लग जाएंगे, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण जो बल लगेगा उस आवेश पे, वो जो बल होगा वो उन सब के योगों के बराबर होगा। अभी हम आपको इसका डेरिवेशन करवाएंगे तो आपको समझाएंगे, परेशान न होइए। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक का लगाया जाता है, यानी जितने आवेश होंगे वो एक ही आवेश पर हर बार सभी लोग एक एक करके बल लगाएंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अभी हमें लग रहा है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई, तो आप परेशान न होइए, हम आपको आगे जो है चित्र के द्वारा समझा रहे हैं। देखिए अभी हम पीछे क्या देखें, हम पीछे देखें कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कैसे लिखा जाता है। पीछे हम क्या किए कि एक बिंदु लिए जिसे हमने क्या माना, मूल बिंदु माना, एक एक्स अक्ष लिया, एक वाई अक्ष लिया। उसी तरह हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एक मूल बिंदु मान लिया जिसे नाम दे दिया ओ। यहाँ पे आया बात समझ में इतना।
हमने एक आवेश यहाँ पे रख दिया जिसका नाम दिया Q2, एक आवेश यहाँ पे रख दिया जिसका नाम दिया Q3, एक आवेश यहाँ रख दिया जिसका नाम दे दिया हमने Q1। अब 3 आवेश को सर जी कैसे आए? एक देखिए आवेश यहाँ पे बैठा हुआ है यानी जिसका नाम हमने क्या दिया Qn। यानी जिस तरह हमने ऊपर के 3 आवेशों को Q1, Q2, Q3 को बैठाया, उसी तरह आप खूब सारे आवेश लगा सकते हो। यही तो है अध्यारोपण का सिद्धांत कि उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर उन सब आवेशों के कारण एक एक लगाया गया जो बल होगा वो उनके सदिश योगफल के बराबर होगा। यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो अभी पाछे देखे हम। तो देखिए जब आप इनको रख देंगे, आपने क्या किया, एक आवेश यहाँ रखा, एक आवेश यहाँ रखा, एक आवेश यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, ये क्या है, ये अनलिमिटेड है, यानी जितने ज़्यादा आप रखना चाहते हैं उतने रख सकते हैं। अब देखिए ये तो मूल बिंदु से है, यानी ये जो लाइन बनी हुई है ये आपकी क्या है, वह है एक्स अक्ष से है, तो इनसे तो कोई लेना देना ना है। हम देखेंगे क्या, मूल बिंदु से एक आवेश को देखेंगे पहले, हम देखें इसको, पहले इसको देखें तो इसकी भी तो यहाँ से कुछ दूरी होगी। जिस तरह इनकी दूरी है मूल बिंदु से कुछ, उसी तरह इसकी भी कुछ दूरी है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ दूरी होगी। इसको डॉट डॉट इसलिए रखा गया क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि कितना आवेश है ये, ठीक है, क्योंकि गिनती उसकी लिमिट नहीं है। Qn का मतलब ये हो कि खूब सारे आवेश लगे हुए हैं इस निकाय में। और इसी तरह इसकी ये यहाँ से दूरी हो गई है। अभी इसको इस तरह क्यों दिए, क्योंकि हम क्या देखने वाले हैं, इन सभी आवेशों के कारण यानी Q2, Q3, Qn के कारण Q1 पर बल देखेंगे इन सब के। ये तो कह रहा कि उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा उन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो अब देखिए हम यदि Q2 के कारण किस पर बल देखें, Q1 पर बल देखें। पहली बार हम क्या देख रहे हैं, Q2 के कारण Q1 पर बल देख रहे हैं। तो हमने अभी आपको पीछे क्या पढ़ाया, पीछे हम आपको क्या बताया कि कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे लिखा जाता है। तो यदि आप Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल देखें तो ये किस तरफ लगेगा, वो इसी तरफ तो लगेगा, इस तरफ। और क्या लगेगा, F12 लगेगा। क्यों, क्योंकि किस पर बल लग रहा है, 1 पर बल लगा रहा है। किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है। तो बल क्या बनेगा, F12 वेक्टर लगेगा। आया बस समझ में इतना। आगे देखिए यदि आप Q3 के कारण देखें, Q3 के कारण यदि Q1 पर बल देखें तो ये भी किस तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। Q3 के कारण किस पर, Q1 पर बल क्या लगेगा, F13 लगेगा। क्यों, क्योंकि 3 के कारण है और किस पर है, 1 पर है, तो बल क्या बना, F13 वेक्टर बना। इसी तरह Qn के कारण देखिए, Qn के कारण देखा तो ये गया यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ बिंदु में। ये हम थोड़ा साफ किए दे रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। तो आपको इसके कारण ये बल समझ में आया, इसके कारण ये बल समझ में आया। अब इसके कारण यदि आप बल देखें तो ये होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो आवेश है Q1 ये भी धन का है और Qn भी क्या का, धन का। तो ये भी किस तरफ बल लगेगा, ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, ऐसे। तो क्या बल लगेगा, F1n लगेगा। क्यों, क्योंकि n आवेश के कारण है ना, Qn आवेश के कारण बल लग रहा है। किस पे लग रहा है, Qn पे लग रहा है। यदि Q2 आवेश से Q1 आवेश के बीच की दूरी देखें तो देखिए क्या होगा, किससे कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं Q2 से Q1 पर। तो देखिए पहले लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 2, तभी तो दूरी बनेगी। इसी तरह इसमें देखिए किस पे जा रहे हैं, Q3 से हम जा रहे हैं Q1 पे, तो पहले 1 और फिर 3, ये होगा इसकी दूरी। इसी तरह इसकी दूरी देखिए किस पे जा रहे हैं, 1 पे, किससे, n से, तो n बाद में 1 पहले। तो ये विस्थापन सदिश आया, ये होगा। जो हमने इसके साथ किया है, लिखा है, उसी तरह हमें क्या कर देना है, हिंदी लिख देनी है थोड़ी सी। क्या लिखे कि माना कि निकाय में n आवेश है, कोई गिनती ना है कि कितने आवेश लगे हुए हैं। n का मतलब क्या हुआ, अनलिमिटेड आवेश रखे हुए हैं। और ये नियम किसके लिए है, जितने आवेश अपना जोड़ना चाहते हैं उतने आवेश जोड़ दिए। बस ये है कि ये जो बल होगा उन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो कितने आवेश लगे हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 करके Qn तक लगे हैं, यानी कि खूब सारे आवेश इस पे जुड़े हुए हैं। इसमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है,
क्या जितने आवेश जुड़ जाएं, लेकिन सब के कारण हमें किस पे बल ज्ञात करना है, Q1 पर बल ज्ञात करना है। तो आपको ये बल की दिशा समझ में आई ये वाली, और यदि नहीं आई तो आप सबसे पहले क्या सीखिए, सबसे पहले आप कूलाम के नियम का सदिश रूप सीखिए। यदि आपको सदिश रूप समझ में आएगा कूलाम का नियम का, तभी ये अध्यारोपण का सिद्धांत आपको समझ में आएगा। तो इतनी बात समझ में आई आपको। आगे देखिए क्या लिखा कि तथा Q2 Q3 Qn के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थिति वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, Q2 की स्थिति सदिश क्या है, Q2 की स्थिति सदिश किस पर, Q1 पर। Q1 पर Q2 की स्थिति सदिश क्या हुई, R12 हुई। उसी तरह Q3 की क्या हुई, Q3 की हो गई R, और Qn की क्या हो गई, Qn की हो गई R1n। ये जितना चित्र यहाँ पे बना हुआ है उसी का ये राम कथा है। ये आपको लिखना क्या होता है, अनिवार्य होता है। जितना हमने चित्र में किया उतना ही हमने यहाँ पे लिख दिया कि आखिरकार हिंदी किस तरह आती है। अब देखो, यदि हम क्या देखें बेटा, अभी हमने आपको क्या बताया, इसका सदिश रूप बताया, तो उस पर हमने आपको क्या समझाया। सबसे पहले हमने समझाया कि एक एक आवेश के कारण हम उस बिंदु पर बल ज्ञात करेंगे जिस पर हमें ज्ञात करना है। तो हमें किस पर बल ज्ञात करना है, Q1 पर बल ज्ञात करना है। किसके कारण, एक बार Q2 आवेश के कारण, एक बार Q3 के कारण और एक बार Qn के कारण। तो तीनों का हम एक सूत्र बनाएंगे, तो सूत्र बन जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तभी तो अध्यारोपण का सिद्धांत बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम जो Q2 आवेश के कारण किस पर, Q1 पर बल ज्ञात करें। तो इन Q2 आवेश के कारण Q1 पर कितना बल है, बल है F12 वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले थोड़ा सा, क्या लिखेंगे कि अतः इस प्रकार Q2 के कारण Q1 पर बल। आपको ये हिंदी के बाद आए लाइन लिखनी है, ये वाली ध्यान रखिएगा आप। तो अब देखिए हम किस पे बल देख रहे हैं, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, Q2 आवेश के कारण बल, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल लग रहा है F12। तो देखिए ये होगा आपका क्या, F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश क्या क्या हुए, Q1 हुआ और क्या हुआ, Q2 हुआ। दूरी क्या है इनके बीच की, Q2 से Q1 के बीच की दूरी क्या है, R12। क्या होता दूरी का स्क्वायर होता, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और इसका एकांक सदिश क्या होगा, इसका एकांक सदिश होगा R12 कैप। ये हो गया एक नंबर, इसको हमने क्या मान लिया, एक नंबर मान लिया। यानी कि Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल क्या लगा, बल लगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 कैप पीछे हमने आपको समझाया कि ये क्या होता है, ये होता है एकांक सदिश। अब देखिए इसी तरह जिस तरह हमने Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल देखे, उसी तरह Q3 आवेश के कारण Q1 पर बल देखना है। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे तथा Q3 आवेश के कारण Q1 पर बल। अब समझिए ध्यान से कि Q3 आवेश के कारण Q1 पर कितना बल काम कर रहा है, इस पे बल काम कर रहा है F13 वेक्टर। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3। अब देखिए ध्यान से, अब आवेश कौन से ले रहे हैं, हम आवेश ले रहे हैं Q3 और Q1। तो आवेश क्या हुआ, Q1 Q3 हुआ, और दूरी क्या है इनके बीच की, दूरी है इनकी R13। तो ये हो जाएगा R13 स्क्वायर, और इनका एकांक सदिश क्या हुआ, R13 कैप। ये हो जाएगा R13 कैप, ये हो गया। इसी तरह हमें Qn आवेश के कारण किस पर बल देखना है, Q1 पर बल देखना है। तो इसी तरह प्रकार फिर से लिखेंगे तथा इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, Qn आवेश के कारण किस पर, Q1 पर बल,
क्या बनेगा देखिए ध्यान से, F1n वेक्टर ये बनेगा ना। ये देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, Qn आवेश के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है, Q1 पर बल लग रहा है F1n वेक्टर लग रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn। देखिए ध्यान से, Q1 तो वही है लेकिन दूसरा आवेश क्या है Qn है ना, तो ये हो गया बटे क्या आएगा, इस पे दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी है इसकी R1n स्क्वायर यहाँ पे इंटू R1n कैप। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको मान लेते हैं 3 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। आप एडजस्ट कीजिएगा, जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पे। आया इतनी बात समझ में। तो अब यदि हम इन सब का परिणामी बल ज्ञात करें, किनका परिणामी बल, Q2 Q3 Qn का परिणामी बल किस पर, Q1 आवेश पर ज्ञात करें, तो क्या होगा, हमने ये तीनों सूत्र वहीं से देख के लिखा उस स्लाइड से, आपको वहीं से नोट करना है। हम यहाँ पे क्यों लेके आए हैं इनको, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे कि हमें जो है आगे जो समझाना है इनका परिणामी बल उसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब कि Q1 आवेश पर सभी बलों का परिणामी बल, ये आप हिंदी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि Q1 आवेश पर सभी आवेशों का परिणामी विद्युत बल किसके अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। यहां से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत से सबका परिणामी क्या बनेगा, सबका परिणामी बनेगा हमारा F वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट करके प्लस F1n वेक्टर, ये बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों मानों को जो है लेके इस पे सेट कर देना है। यही तो है हमारा अध्यारोपण सिद्धांत कि सभी बलों का परिणामी बल किसी एक आवेश पर सदिश योग के बराबर होता है। तो आप मान रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा, F वेक्टर बराबर बन जाएगा हमारा F12 वेक्टर का मान क्या दिया है, इसका मान दिया है ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस F13 का मान क्या दिया समीकरण 2 में, ये दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस ये यहाँ तक का होगा, पूरा मान रख दिया हमने दोनों के समीकरण 1 व 2 से। फिर लिख देंगे डॉट डॉट करके प्लस लगाएंगे। और F1n वेक्टर का मान क्या दिया, ये दिया है यहाँ समीकरण 3 में, तो ये दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn बटे ये दिया है R1n स्क्वायर और R1n कैप, n है यहाँ पे, n। तो इतनी बात हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन सब में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी कॉमन है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉमन। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे कि F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में लिख देंगे क्या, Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये कॉमन है, बचा क्या हमारा प्लस Q1 Qn
बटे R1n² इंटू R1n कैप, ये हो गया। और यही क्या है, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। जब आप इतना कर देंगे तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि ये जो नियम है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये क्या है कि सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल होगा उन सभी परिणामी बलों के योगफल के बराबर होगा। तो ये क्या था, ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अध्यारोपण का सिद्धांत और ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप दोनों टॉपिक बढ़िया समझ में आए होंगे। और यदि आपको ये समझ में आए हैं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।